Good morning to everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. तो एक तो मैंने पीडीएफ अपलोड किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप किसी ने देखा वो वाला पीडीएफ जिसमें मैंने वर्किंग बताया था सार का, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप एडीसी का। तो किसी को कोई डाउट हो या किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो उसमें? सबको प्रोसीजर समझ में आ गया कि कैसे वर्क कर रहा है वो? सबको प्रोसीजर समझ में आ गया था वो वाला या नहीं आया अब तक, ये बताइए। आ गया था। ओके, और बाकी लोगों को? ओके सर आ गया। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला जो आपका है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, अगर किसी को डाउट हो एडीसी में तो आप लोग पूछ लेना मुझसे बाद में। अभी के लिए अपन लोग देखते हैं डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एंड मैंने एक असाइनमेंट भी अपलोड किया था, सेकंड असाइनमेंट फैक्टोरियल एंड फिबोनाची सीरीज का। तो आप सबको पता है ना फिबोनाची सीरीज क्या होती है? यस सर, पता है, लेकिन कोडिंग में सर थोड़ा दिमाग चल नहीं रहा है। आप लोग पता है करना क्या है, ये समझ आ रही है कि आपको बेसिकली तीसरी वैल्यू, यस सर, तीसरी वैल्यू को निकालना है जो कि दैट वुड बी सम ऑफ प्रीवियस टू वैल्यू। यस सर। तो आपको एक टाइम पे अगर मैं कहूं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, एक टाइम पे एक मेमोरी पे वो वैल्यू भेजो और दूसरे टाइम पे प्रीवियस मेमोरी की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में भेज के अपन ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट ना। यस सर। तो अपन एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि लूप में जाके अपन ये कर रहे हैं कि जो अपना एक्चुअल मेमोरी एड्रेस अपन दे रहे हैं, मेमोरी एड्रेस का मेरा मतलब जैसे अपन LXIH करके लिखते हैं, मेमोरी मानते हैं जैसे अपन। यस सर। लूप में अंदर जाके अपन को एक बार तो पहले डिक्रीज करना पड़ेगा वैल्यू को। हाँ, डिक्रीज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें उस प्रीवियस वैल्यू को एक्यूमुलेटर में भेजना है, क्योंकि सम हमेशा किसका होता है? एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी वैल्यू का। यस सर। आप यही कर सकते हो बेसिकली। तो एक वैल्यू को मेमोरी पे डालो, लूप में जाके आप जो मेमोरी है उसको एक बार कम कर दो, उस वैल्यू को एक्यूमुलेटर पे भेज दो, ऐड करो, दोबारा एक बार मेमोरी एड्रेस को बढ़ाओ, क्योंकि हमें फिर से रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि हम नेक्स्ट वैल्यू तभी फिर वो नेक्स्ट वैल्यू प्लस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार करके देखो, कुछ ना कुछ नहीं आएगा तो फिर बाद में मैं हूं बताने के लिए आप लोगों को। यस सर, ट्राई कर। ठीक है, करना आपको मेमोरी के थ्रू पड़ेगा, आप रजिस्टर के थ्रू इस वैल्यू को, इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। यस सर। सर हो जाएगा ये ट्राई करना। रजिस्टर के थ्रू भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रजिस्टर के थ्रू सर। रजिस्टर के थ्रू एक्चुअली फिर ये है कि आप वैल्यू कैसे उसमें बार बार डालोगे? रजिस्टर में हर बार वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। तीन मूव लगाने पड़ेंगे। अच्छा, तीन रजिस्टर्स यूज हो जाएंगे। फिर एक बात और भी देखो, आपको ना वैल्यू स्टोर जब आप करोगे फिबोनाची सीरीज, वो मेमोरी पे ही करोगे, एम आई राइट? यस सर। यस सर। फिर आप रजिस्टर को इन्वॉल्व भी क्यों कर रहे हो? नहीं तो सर उसमें क्या डायरेक्ट आ जाएगा, मेमोरी का एक बार लोचा रहेगा। एक्यूमुलेटर पे जैसे जैसे वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट मेमोरी पे चलती जाएगी। वही तो। और बाद में मेमोरी से लेना देना पड़ेगा नहीं। हाँ, और इंटरचेंज अगर वैल्यू करते रहेंगे। मैं आपको मेमोरी से लेना देना है, क्योंकि 10 जैसे आपको मान लो फिबोनाची बनानी है 10 नंबर की, आपके पास 10 तो रजिस्टर ही नहीं है जहाँ पे आप रिजल्ट को शो कर पाओ। नहीं, रिजल्ट तो सर उसमें मेमोरी पे जा रहा है। ओके, और सर हम रजिस्टर के थ्रू ना मूव करके जो एक्यूमुलेटर में ऐड करके फिर हम मेमोरी में स्टोर करा देंगे। आप रजिस्टर के थ्रू मूव करना चाह रहे हो वैल्यू को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करने के लिए। जैसे सर ए पे 0 दिया था और बी पे 1 दिया था। ओके, एक सी रजिस्टर ऑन मान लेंगे, ठीक है, बाद में। ओके, सी की वैल्यू बी पे दे देंगे पहले, और ए की वैल्यू बी पे डाल देंगे। ओके, और फिर सी की वैल्यू ए पे डाल देंगे। ऐसे वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी और वापस लूप चल जाएगा, तो वो एडिशन चलता रहेगा। आंसर तो आज आप सही कह रहे हो तो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके आई थिंक स्टेप इसमें ज्यादा हो जाएंगे कंपैरेटिव टू मेमोरी वाले से करो। तो इसमें 13 स्टेप हुए हैं टोटल। 13 स्टेप हुए हैं।
नंबर ऑफ स्टेप तो देखो मुझे नहीं आइडिया कि टोटल कितने होंगे, क्योंकि मैंने गिने नहीं लिए, बट ये है कि चलो ठीक है कर मेमोरी लो, से भी करके देख लेंगे, मेमोरी से भी कम करके step देख होगा लेना, वो। जिसमें कम स्टेप हो वो आपके लिए सही होगा। बाकी होने को आप सही कह रहे हो कि रजिस्टर से भी हो सकता है, बट वही है कि मेमोरी में ये फायदा हो जाता है कि आपको एक्स्ट्रा स्टेप मेरे हिसाब से कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप सर वही है, ऐड करने के बाद भी आप मेमोरी में वैल्यू को भेजोगे इसे। हाँ सर। तो आई थिंक कि रजिस्टर से मेमोरी का जो एक बार का इंटरफेस है ना, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको ऐड करेगा इसमें। बाकी ये बात देख लेना, अगर नहीं डिफरेंस हो तो ठीक है, फिर आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ओके करो, आप लोगों को करना पड़ेगा यस सर, तो 2 लूप नेक्स्ट लाने करना पड़ेगा सर। नेक्स्ट पड़ेगा ना। एक बार तो किसी ने करके देखा था, आई थिंक किसी ने तो मुझे भेजा है, किसी ने एंड नहीं सर मैंने कर लिया। ये ना आप लोग तो DSL टू एनालॉग कन्वर्टर 0800। तो जैसे कि मैं आप लोगों ने पिछली बार देखा था एडीसी में अपन लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। एंड इसमें चलो ठीक है, एक चीज मुझे आप लोग बता दो, एडीसी में अपन ने कौन किया है, एसएआर टाइप एडीसी। उसमें टोटल कंपैरिजन करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स चाहिए? कितने बोला आप लोगों ने? 8 और एक बताओ मुझे उसमें, बताओ n नंबर में 2 की पावर नहीं, 2 की पावर n नहीं था, मैंने वहां पे लिखा भी है, अगर आप पीडीएफ में देखोगे n नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। यस सर वो तो होता है। हाँ मैंने उसमें लिखा, मैंने एग्जांपल में 3 बिट का एग्जांपल लिया है और 3 ही मैंने वो दिखाई है नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कि 3 जगह कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर आपको n बिट का नंबर है तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ते हैं या कितनी क्लॉक पल्स चाहिए? n क्लॉक पल्स चाहिए। और जैसे अगर आपका 8 बिट एडीसी होता तो आपको कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स चाहिए होते? 8 क्लॉक पल्स चाहिए। ठीक है, एंड आप लोगों ने उसमें अगर देखा हो तो जैसे मैंने v इनपुट को 3 मान लिया, वहां पे 3 मैंने लिखा भी है कि मैंने डिजिटल वैल्यू माना है, क्योंकि एनालॉग वैल्यू में आप 3 को कुछ कन्वर्ट करोगे 2 पॉइंट ऐसा कुछ करके, तो इससे बेटर है इजीनेस के लिए मैंने क्या मान लिया, वहां पे एक टाइप का एनालॉग डिजिटल वैल्यू मान लिया। जैसे v इनपुट को मैंने 3 मान लिया और मैंने बताया उसमें लिखा हुआ है कि एमएसबी बिट जब भी आप स्टार्ट होती है तो सार में एमएसबी हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, बाकी 0 से स्टार्ट होता है। ये उसमें ये मान लो आप कि आप प्री बिल्ट है, ये वैल्यू आपका पहले से बिल्ट है, और उसके बाद वो कंपैरिजन जो मैंने लिखा था कि v इनपुट अगर vd से ग्रेटर है तो क्या केस होगा, एंड v इनपुट लेस देन vd है तो क्या केस होगा, और उसके बेस पे उसने आपने देखा होगा कि वैल्यू जो भी है वो फाइंड आउट करके दे दिया था। v इनपुट वजह से 3 था तो आउटपुट का वहां पे क्या चला जाता है, एट द वेरिएंट 0 1 1। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, नहीं अगर समझ में या डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। तो अभी सिर्फ डीएससी देखते हैं। डीएससी में जैसे कि टू कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैज टू बी एम्प्लॉयड। कोई भी डिजिटल वैल्यू आपको गिवन है एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, डीएससी। द डीएससी विल एक्सेप्ट ए डिजिटल इनपुट एंड कन्वर्ट टू एनालॉग वोल्टेज और करंट। आपका जो आउटपुट में कन्वर्ट होता है कोई भी डीएससी है वो एनालॉग करंट में कर सकता है एंड एनालॉग वोल्टेज में कर सकता है। हालांकि डिपेंड करता है ये आपका डिवाइस किस टाइप का बिल्ड है। अगर डिवाइस आपका इस टाइप का बिल्ड है कि जो आउटपुट में आपके वैल्यू आएगा वो करंट आएगा, तो अपन क्या कर सकते हैं कि उस करंट के साथ कुछ ऐसा पैरेलल में क्या लगा सकते हैं, वोल्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि करंट आपके पास है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या मिल सकता है, वोल्टेज। सही कह रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज आपको पता है कि V इक्वल टू IR होता है। I आपने आपकी डिवाइस ने दे दिया, रेजिस्टेंस आपने खुद ने लगा दिया, तो आप मैनिपुलेशन करके या कैलकुलेशन करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एनालॉग वोल्टेज अगर आपको चाहिए तो। ओके, every DSC will have n input lines and analog output। कितनी इनपुट लाइन होगी, n इनपुट लाइन होगी, और कितने आउटपुट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होगा जो कि आपका एनालॉग आउटपुट है। इन द सेम वे अगर आप एडीसी में देखते हो तो एडीसी में कितना होते हैं, कितने एनालॉग इनपुट होते हैं, एक एनालॉग इनपुट, और आपके आउटपुट कितने होते हैं, n आउटपुट रहते हैं। ओके, द डीएससी रिक्वायर ए रेफरेंस एनालॉग वोल्टेज V रेफरेंस और करंट I रेफरेंस सोर्स। कोई भी डीएससी है उसको कोई V रेफरेंस या I रेफरेंस चाहिए, जिससे कि उसको पता चले कि क्या वैल्यू आपको आउटपुट में यह चाहिए। जैसे अगर आप यही नहीं बताओगे कि V रेफरेंस या I रेफरेंस हम क्या मान रहे हैं, तो आउटपुट में ये नहीं समझ पाएगा कि एनालॉग वैल्यू की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है। जैसे अगर आप बता दो कि V रेफरेंस आपने 5 वोल्ट का लगाया और 0 से 5 वोल्ट का लगाया, तो आपके आउटपुट में मैक्सिमम एनालॉग वैल्यू कितनी अपीयर हो पाएगी, 5 वोल्ट हो पाएगी। ठीक है, तो रेफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि रेफरेंस वोल्टेज ये शो करता है कि आपका आउटपुट कितने तक जा सकता है। जैसे आप ओप एम्प यूज कर, आप ओप एम्प देखे क्या आप लोगों ने अभी यूज किया है क्या, मतलब इसमें थ्योरी में पढ़ा आप लोगों ने ओप एम्प? एम आई ऑडिबल और नॉट? तो पढ़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हाँ यार, अभी वहां पे नहीं,
तो उसमें भी क्या होता है, एक टाइप से आपके पास सैचुरेशन वैल्यू दिया रहता है। सैचुरेशन वैल्यू का क्या मतलब है, बीजेटी तो आप लोगों ने देखा है ना, बीजेटी तो Yes, पढ़ाई sir. है। ओके, बीजेटी में भी अगर आप नोटिस करते हो, एक आपके पास सैचुरेशन वैल्यू होता है। सैचुरेशन वैल्यू का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपका आउटपुट है, वो आउटपुट कभी उस सैचुरेशन वैल्यू से ज्यादा नहीं जाता है। अगर आप कर्व भी देखोगे, कुछ याद है ऐसा बनता है, आउटपुट कर्व जो बनता है वो पहले बनता है लीनियर रीजन और फिर बनता है बिल्कुल ओरिजेंटल लाइन। तो वो सैचुरेशन लेवल में क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो इस वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो पाएगी। इन द सेम वे अगर आप इसमें बताना चाहो तो आप कह सकते हो कि रेफरेंस एनालॉग वोल्टेज या सोर्स करंट सोर्स में लगाते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट में वैल्यू है वो इस वैल्यू से ज्यादा ना हो पाए। ओके, जैसे आप डिजिटल वैल्यू को चेंज करते हो, बार बार आप चेंज करोगे, मान लो डिजिटल तक 3 बिट की अगर अपन बात करें तो जो मिनिमम है वो 000 एंड मैक्सिमम हो सकती है 111। तो हम रिजोल्यूशन बोलते हैं कि जब भी हम एक बिट को चेंज करते हैं, मतलब पहले मान लो डेसिमल में वैल्यू 000 थी, फिर 001 हुई, तो अगर आप एक ही बिट को चेंज कर रहे हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस डिवाइस का रिजोल्यूशन बोलते हैं। सबको समझ आया मैंने क्या बोला कि अगर आप एक ही बिट को चेंज करो तो उसके करस्पॉन्डिंग एनालॉग वैल्यू कितनी चेंज हुई है उसे हम लोग बोल देंगे रिजोल्यूशन। तो the smallest possible value, analog value that can be represented by the n-bit binary code is called resolution. The resolution of DSC with n-bit binary input is 1 by 2 की power n। ये 2 n of n है, इसका मतलब क्या है 1 upon 2 की power n। और आगे लिखा हुआ है Of reference. तो 1 upon 8 तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक आपको इसमें दिख रहा होगा आई आउट, आई करंट के फॉर्म में आएगा। आपको चाहिए वो अगर नॉर्मल फॉर्म में चाहिए या एक्टिव हाई फॉर्म में चाहिए तो आप लोग जो आपका आउटपुट है वो किस पिन से जोड़ सकते हो, इस आउटपुट का मतलब चौपर पिन से जोड़ सकते हो, तो चाहो तो पिन से जोड़ सकते हो। प्लस एंड वी माइनस मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज कि मतलब जैसे अगर आपको कोई भी डिवाइस है, आप जानते हो कि ऑन करना होता है तो उसको भी कोई ना कोई सप्लाई वोल्टेज देनी पड़ती है, तो ये आपकी पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज होगी एंड ये आपकी नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज होगी। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे कंपेंसेशन वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड कंट्रोल। थ्रेशोल्ड कंट्रोल में क्या होता है, कोई भी वैल्यू थ्रेशोल्ड अपन क्यों दिया जाता है, ताकि आपके डिवाइस है वो रिलायबल तरीके से काम करे। रिलायबल तरीके से काम करने का मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा एरर ना आए या कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम कोई भी थ्रेशोल्ड कंट्रोल देते हैं। तो ये इसमें ये वाली पिन गिवन है। नेक्स्ट आप लोगों को 2 पिन दिख रही होगी, वी रेफरेंस प्लस की वैल्यू नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो इस रेंज से ज्यादा ना हो। तो आपका जो आउटपुट आएगा तो जो आउटपुट उसका मैक्सिमम रेंज कहां से कहां तक हो पाएगा, 0 से लेकर 5 वोल्ट तक हो सकता है। ओके, इन पिन में आई डोंट थिंक किसी को कोई इशू होगा। ओके, तो अभी आप ये प्रीवियस स्लाइड देख सकते हो, ये वही है जो मैंने आपको बताया अभी। तो एक बार आप ये खुद पढ़ लो जो भी है जल्दी जल्दी से। द DSC 0800 is an 8-bit high speed current output DSC with a typical setting time of 100 nanosecond। याद है आप लोगों को, जैसे मैंने ADC में भी बताया था कि हमारे पास एक रहता है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन या स्टार्ट पल्स, उस पे हम लोगों ने क्या किया था, पहले हाई दिया था, फिर 100 नैनोसेकंड के लिए ऑन रखने के बाद उसे ऑफ करते हैं, ताकि 100 नैनोसेकंड का क्या मतलब होता है वहां पे कि वो उसे ऑन करता है या कन्वर्जन को स्टार्ट करता है। वैसे यहाँ पे आपके पास जो रहेगा कन्वर्जन टाइम वो कितना रहेगा या सेटलिंग टाइम कितना रहेगा, कन्वर्जन टाइम है कि आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं या कन्वर्जन स्टार्ट हो सकता है। इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट्री करंट आउटपुट which can be converted to voltage by using simple resistor load। आपके पास आउटपुट आया है करंट की फॉर्म में, लेकिन अगर ये तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आप इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हो। 0 reverse in the range of +-5 वोल्ट टू +-18 वोल्ट। I to V क्या कर देगा, इसका 0 is available as 69 एंड ये आपके लिए अगर 8 पिन का आपका डिवाइस है तो इसमें ये भी बता दिया कि अगर आप एनालॉग 5 वोल्ट ले रहे हो
तो आपका देखो रेंज क्या से क्या हो सकता है। जैसे अगर डिजिटल वैल्यू आपकी 0 8 बिट पावर ये 5, अगर आप एक एक को चेंज करते रहोगे तो करस्पॉन्डिंग, या फिर अगर आपको सिंपल वी रिफरेंस इनटू ये आपका ऊपर जो 1 है, ये क्या आपको पता चल रहा है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डिजिटल वैल्यू बाय रिजोल्यूशन 2 की पावर 8, मतलब reference value into decimal equivalent of digital value divide by 2 की power n. In this way you can find out any analog value corresponding to any digital input. Input. ठीक है? Yes sir. इस पे आ जाओ। ये आपका क्या है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ DAC G0800। इसमें जो आपके 16 पिन है, उन सारी पिनों को क्या किया हुआ, एक साथ लैच करके दिखाया हुआ कि कहां से क्या क्या जुड़ी हुई है। ठीक है, आप इसमें इस तरीके से देखो, आप लोगों को स्टार्टिंग में एक ये वाली पिन दिख रही है जो LSD से अपन स्टार्ट करो। LSD से अगर आप MSD तक जाओ तो वहां पे आप लोगों को दिख रही होगी D0 से लेकर D0, D1, D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कौन सी पिन है आपकी, डिजिटल इनपुट पिन। ये मान लो आपके एक नेटवर्क पे गई, यहाँ पे इस नेटवर्क पे बाकी देखो आप लोगों ने और क्या क्या जोड़ा हुआ है, आपने भी इनपुट दी हुई है और यहाँ पे आपका क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो ये वोल्टेज आप किस पॉइंट पे दोगे, इसी क्या बोलते हैं, किसी डाटा बस पे दोगे, क्योंकि ये आपका क्या करेगा, इस बस को ऑन करने के काम आएगा। तो इसी बस पे आप क्या दोगे, डिजिटल इनपुट, एंड इसी को ऑन करने के लिए आप क्या दोगे, इसमें थ्रेशोल्ड या कंपैरिजन के लिए कुछ दोगे। यहां से जब आपका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट देखो कहां पे जा रहा है, आप लोगों को दो दिख रहा है यहाँ पे, एक आउटपुट दिख रहा होगा एंड एक आउटपुट बार दिख रहा होगा। Yes sir. ओके, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये आउटपुट वाली जो पिन है या वायर है, ये देखो ये वायर जहां पे ये मेरा कर्सर है, ये वाली वायर है। ठीक है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग हर जगह एक एक स्विच है, अगर आप नोटिस करो, Yes पता sir. चल रहा है। ओके, इन द सेम वे आई आउटपुट जो बार है, ये वाली जो लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग में हर जगह एक एक स्विच, अगर आप नोटिस करो, ये देखो ये स्विच रहा, ये वाला स्विच रहा, ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच, ये। ओके, एक बार के लिए ये स्विचेस आपने देख लिए, करंट स्विचेस। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, I to V कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें वोल्टेज चाहिए, मान लो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपने क्या जोड़ा हुआ है, एक रेफरेंस एम्पलीफायर, क्या बोलते हैं, जैसे ओप एम्प जोड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके क्या क्या वैल्यू है गिवन, देखो एक तो आपके V रेफरेंस प्लस गिवन है 14 नंबर पिन से, एक आपके क्या गिवन है, V रेफरेंस माइनस। V रेफरेंस प्लस और V रेफरेंस माइनस क्या काम आएगा, आपका ये डिसाइड करने के लिए कि आपका वोल्टेज कितना आएगा, आउटपुट वोल्टेज। और ये वाली पिन देखो कहां जुड़ी हुई है, आउटपुट में जाके रेजिस्टेंसेस के थ्रू जुड़ी हुई है। अगर आप नोटिस करो, सारी ये सारे रेजिस्टेंस, आप यहां से स्टार्ट करो, इतना पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूं, ये रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहे हैं। Yes sir. याद है मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि जब भी आप DAC यूज करते हो तो आप एक लैडर यूज करते हो। लैडर यूज करने का मतलब क्या, R2R लैडर यूज होता है। R2R लैडर में क्या होता है कि आप जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, ये स्टे के रहते हैं, मान लो ये 2R, ये R, ये 2R, ये R, ये 2R, R, 2R, R, इस टाइप का कॉम्बिनेशन रहता है। और जैसे जैसे मान लो अगर आपका आउटपुट आया, वो जिस जिस स्विच के साथ जुड़ेगा, मान लो ये आउटपुट आप ले रहे हो सकता है ये कहीं कहीं से जुड़ा हो, जिस पॉइंट पे वो जुड़ा होगा, वो जुड़ा किस बेस पे होता है, अकॉर्डिंग टू ये डेसिमल वैल्यू, सॉरी डिजिटल इनपुट। जी सर। ओके, तो ये आपके डिजिटल इनपुट्स क्या होते हैं, हर पॉइंट से जुड़े होते हैं। जिस पॉइंट पे जुड़ा होता है वो रजिस्टर क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है, और जिस पॉइंट से नहीं जुड़े हैं वो रजिस्टर क्या होता है, काउंट नहीं होता है। तो आपका बेसिकली क्या होता है, जिस रजिस्टर से जुड़ते रहते हैं वो काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने के बाद उनका एक फॉर्मूला रहता है बेसिक सा, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। उस फॉर्मूले के थ्रू आपका आउटपुट वैल्यू क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। और ये आपने देखा होगा, ये रेफरेंस वोल्टेज सेम हमने कहाँ दिया हुआ है, हर इस रेजिस्टेंस पे भी दिया, इस पे भी दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर पे। इन ट्रांजिस्टर पे हमने क्यों दिया है, इस वाले ट्रांजिस्टर पे, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करके रखना चाहते हो या वोल्टेज कुछ देना चाहते हो तो उसके लिए आपको VCC कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, अदरवाइज आपका ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। कट ऑफ रीजन का मतलब वहां पे कोई करंट फ्लो फॉलो नहीं होगी, कोई करंट अगर इसमें फॉलो नहीं होगी तो ये
बेस करंट भी कोई नहीं आएगा, और बेस करंट नहीं आएगा तो आउटपुट वोल्टेज अपने आप कितना आ जाएगा, 0, हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी रेफरेंस को यहाँ भी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या करे, हमेशा किस मोड में रहे, वर्किंग मोड में रहे। और वर्किंग मोड में रहेगा तभी हमारा यहाँ पे कोई वोल्टेज अपीयर हो पाएगा, अदरवाइज हमारा कोई वोल्टेज यहाँ पे अपीयर नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर तो किस काम में आ रहा है, ताकि ये I इंटू वी कन्वर्टर ऑन रह सके। एंड ये वाले जो ट्रांजिस्टर है एंड ये रजिस्टर है वो किसके लिए यूज में आ रहे हैं, ताकि हमारी जो डेसिमल वैल्यूज है, इन डेसिमल वैल्यूज को करस्पॉन्डिंगली एनालॉग वैल्यू में चेंज करने के लिए। समझ में आया मैंने क्या क्या बताया? तो एक टाइम पे या तो आप आई आउटपुट की पिंस को इसके साथ जोड़ सकते हो, या एक टाइम पे आप किसके साथ जोड़ सकते हो, आई आउटपुट बार। वो आप लोगों को डिपेंड करता है कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए या नेगेटिव फॉर्म में चाहिए। नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव का मेरा मतलब इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। ओके, यस सर। सबको ये इंटरनल ब्लॉक डायग्राम समझ में आया है नहीं आया? अगर आपको बनाने को मिले तो आप लोग बना सकते हो। यस सर। बाकी सब लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, है भी या नहीं है? है सर। है सर? तो फिर जवाब दीजिए हाँ या नहीं, कुछ तो पता चले कि क्या हो रहा है, क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सर। एक तो मुझे थोड़ा थोड़ा कभी समझ में नहीं आता, ये थोड़ा थोड़ा का मतलब क्या होता है? हाँ या ना, सिंपल सा होता है ना काफी हद तक। तो जैसे सर क्लास तो रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन पीछे वाला भी ब्लैंक होता जा रहा है सर, इतना पढ़ नहीं रहे कर पे। पढ़ोगी नहीं तो उसमें तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों को बताओ। एक चीज और, आप लोग इतना फ्री हो भी आप लोग कर क्या रहे हो फिर? सर नेटफ्लिक्स एंड चिल। किस चीज की तैयारी? नेटफ्लिक्स। ओके, नेटफ्लिक्स बोला आप लोगों ने क्या? ओके ओके, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है सबने, सही है। नेटफ्लिक्स का इतना यूज मत करो, वो लोग रेट इंक्रीज कर देंगे, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। सर वो भी अभी छुट्टियां सर अभी हुई है ना, अब 2 महीने और है सर, अब पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद पढ़ोगे, तब तक फिर सारा ब्लैंक हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को। इसलिए कम से कम, वैसे भी मेरे हिसाब से जूम क्लासेस और किसी की चल भी रही है क्या अभी? नहीं नो सर। तो फिर जो चल रहा है कम से कम वो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो ना, आई थिंक। तो चलो ठीक है, अब ये काम करो, मैंने जो बताना था मैंने तो देखो अपने ओर से बता दिया। अब जिसको समझ में आया वो बता दो, जिसको नहीं आया वो भी बता दो एक बार के लिए। चलो ठीक है, आपको आ गया, बाकी लोगों को कुछ समझ में आया नहीं आया? तो मुझे भी आ गया। ओके, बाकी आयुष, आशु, पीयूष, नीलेश, आई थिंक सब कुछ बाउंस करेगा ऊपर से। थोड़ा सर, कल से लेके आज तक का अभी तक के लिए तो आगे का मतलब। अच्छा, अभी तक का समझ आ गया ना? पता नहीं, अभी तो आ गया। आगे के लिए मत अभी सोचो, तो आ गया। अभी तक के लिए ध्यान दो आप लोग, फ्यूचर का इतना मत जाओ आप लोग भी। हो सकता है क्लास खत्म होते ही। सर आपके साथ एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, कुछ आइडिया है क्या सर? क्या चीज का एग्जाम सर? एग्जाम? यार देखो, एग्जाम के लिए आप लोग भी उतना ही अंधेरे में हो जितना मैं हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं ये है कि सर होंगे कि नहीं होंगे। एग्जाम तो होंगे। नहीं एग्जाम तो होंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। सर कैंसिलेशन में कोई चांस नहीं है क्या? आपको खुद लगता है कि ऐसा कोई चांस है? आप खुद से पूछो। नहीं सर, एग्जाम तो होंगे, अभी ओपन बुक जैसे हो जाए कुछ ना कुछ तो होगा ही सर। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। ये तो आप लोग खुद को अगर झूठ बोलोगे कि अगर आप बोलोगे कि एग्जाम नहीं हो तो एग्जाम तो होंगे ही, क्वाइट ऑब्वियस। ये 7th क्लास तक तो है नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन वो कैंसिल कर दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की मार्कशीट बहुत मैटर करती है एट द वेरी एंड। डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत काम आती है ना, तो एग्जाम तो होंगे आप लोगों के, चाहे कैसे भी हो, चाहे गूगल क्लासरूम से हो, चाहे कोई भी वे हो, बट एग्जाम तो होंगे फॉर श्योर। सर ओपन बुक नहीं होने चाहिए सर। यस सर। सर बुक ओपन करके लिख रहे फिर भी सर नंबर नहीं मिल रहे। फिर भी नंबर नहीं आ रहे सर मार्क्स बहुत कम है। एक सेकंड मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ओपन बुक का सिर्फ ये मतलब होता है कि जो आपको जैसा मिला वैसे वैसे छापा जाए? सर खुद की लैंग्वेज में भी लिखा है, दूसरे सब्जेक्ट में सर वहां भी नंबर नहीं दिया किसी। अच्छा, फिर मैं कह नहीं सकता। देखो मेरे सब्जेक्ट में पूछा तो बोले सर विल लेट यू नो। मेरे सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को, चलो मैं मार्किंग बता देता हूँ मैंने क्या किया। सेकंड क्वेश्चन में मैंने सबको 9 नंबर दिए, अगर आपने नोटिस किया हो, 1-2 लोगों को छोड़ के, क्योंकि सब लोगों ने बिल्कुल एक पेज में सेकंड क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। मतलब जो मेरी पीपीटी में था, मुझे ऐसा लगा कि वो पीपीटी पूरी की पूरी आपने कॉपी पेस्ट की है, बस विदाउट यूजिंग कर्सर आप लोगों ने अपना हैंड यूज किया। लेकिन मैंने कुछ लोगों को 9 से भी ज्यादा दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने उससे ज्यादा लिखा है। तो कभी भी आप याद रखना,
पहली बात तो ओपन बुक एग्जाम जब होता है ना, ओपन बुक एग्जाम में कभी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना ही नहीं चाहिए। ओपन बुक का मतलब यही होता है कि जो एग्जाम होगा ना ओपन बुक, वो कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकल टाइप। यस सर। यही होता है ओपन बुक। Yes, sir. आईआईटीज में जैसे ओपन बुक एग्जाम होते हैं, उसका मतलब यही होता है कि टीचर 5 क्वेश्चन देता है, ओपन बुक देता है, वो 5 7 10 मिनट के बाद बुक भी खोलने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था उस बुक से। फिर तो सर हमारे एसी का एग्जाम बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बुक ओपन करने का, नेट ओपन करने का मतलब ही नहीं निकल रहा था। क्योंकि वो न्यूमेरिकल होगा, यही होना चाहिए, न्यूमेरिकल। Yes, sir. ओपन बुक में न्यूमेरिकल ही होनी चाहिए, वरना मतलब ही नहीं ओपन बुक का ना। सर न्यूमेरिकल भी चलेंगे पर सर अंदर कोर्स तो हो सर। सर कपल्ड क्लास है, पता नहीं क्या क्या दिया सर, जो नाम ही नहीं सुने हमने। सर हमारी बुक में भी उस टॉपिक ही नहीं दे रहे, उसका फॉर्मूला ही नहीं सर, कहां से करें न्यूमेरिकल भी। देखो वो मैं नहीं कह ऐसा भी सकता, नहीं है, था बुक में। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है या जो भी है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ओपन बुक में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो ऑब्वियस बात है कि थ्योरी लिखना होगा तो आप ओपन बुक से लिख ही दोगे, फिर डिफरेंशिएट कैसे कर पाएगा टीचर कोई भी। किया है ना सर, तभी तो सर नंबर नहीं मिले सर। हाँ वही तो दिक्कत है ना। कई सब्जेक्ट में तो डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है सर। यस सर, फुल्ली एग्री सर। आई कांट से दिस, मेरे सब्जेक्ट में आप लोगों को ये कभी नहीं मिलेगा। आई थिंक जो भी है, बाकी आप लोगों को किसी को डाउट हो अगर अपनी कॉपीज में, तो मार्क्स तो बहुत लेट तक जाते हैं, तो आप लोग जब ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी या जब भी स्टार्ट होगा, आप लोग आके अपनी कॉपीज देख सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे तो। हाँ तो सर। वो तो कोई Yes, मार्क्स sir. तो टेंशन ही नहीं है। नहीं फिर भी आप लोग, आई एम ऑलवेज ओपन कि आप लोगों को अगर अपना डाउट है, क्योंकि स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो ही जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। सर एक्चुअली क्या होता है, अगर हम खुद लिखते हैं ना तो ज्यादा लिखा जाता है और जल्दी लिखा जाता है। जल्दी और ज्यादा की बात नहीं है, जब खुद लिखते हो ना तो टीचर को लगता है कि आपने मेहनत तो दी है, अदरवाइज जब सेम क्वेश्चन वो छाप दोगे तो फिर ये कैसे लगेगा कि आपने अपनी क्या मेहनत दी है। ऊपर से जैसे आप लोगों के एग्जाम में लिख भी दिया था कि जैसे आप लोगों का मिड टर्म 1 है, उसमें मुझे पता चलेगा कि किसकी क्या मेहनत है, क्योंकि वो ओपन बुक एग्जाम नहीं था। Yes, sir. तो क्या हो गया सर, वो भी ओपन बुक ही था हमारे लिए तो। फर्स्ट मिड टर्म मैं मुद्दा ये है सर, कॉपी काली करनी पड़ती बहुत ज्यादा सर, वो क्या मतलब होता है सर? यूं लेकिन पढ़ के तो आए हो ना, ओपन बुक का मतलब होता है कि वहां पे आप लोग पढ़ के तो आए थे ना एटलीस्ट। हाँ सर ऐसे तो आया था, हाँ तो आया बस तो वही चीज होती है ना, वही चीज मैटर करती है कि माइंड में कुछ है या नहीं लिखते टाइम, आपके माइंड में कुछ होगा ना। यहाँ पे तो मुझे पता है लगभग लोगों ने अपने माइंड का यूज किया नहीं है इस पेपर में लिखने में, सिर्फ अपने हैंड का यूज किया है। यस सर। तो वो बात है, माइंड का यूज किया, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर ये किया होगा कि कम लिखूं तो ठीक है, क्यों ज्यादा लिखे। ठीक है, तो अभी के लिए चलो ये खत्म कर देते हैं। इंटरफेसिंग ऑफ डीएससी विद 8085, इंटरफेसिंग का डायग्राम आप डायरेक्टली देखो तो ठीक है, वैसे भी चलो ये बताओ इंटरफेसिंग में क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है, क्या क्या चीजें नीडेड होती है। याद है इससे पहले कि अपन ने जब भी कुछ पढ़ा है? डिकोडर, लैच गुड, और सर एक जो माइक्रो प्रोसेसर है वो, ठीक है। जो डिवाइस अपने इंटरफेस कर रहा है डिवाइस कनेक्ट करते हैं वो, मतलब आप लोग भूले तो नहीं है, कुछ कुछ तो याद है। यही सब चीजें यूज होती है, देख लो इसमें भी यही सब यूज हो रहा है। आपका ये क्या है 8085, उसमें करस्पॉन्डिंगली सेम वही पिन है 8D0 से लेके 8D7, ALE IO/M बार। ये आपका क्या हो गया 8 बिट एड्रेस लैच, ये किस लिए था आप लोगों को याद है? आप ताकि आपके एड्रेस और डाटा को अलग अलग करने के लिए। गुड, D0 से D7, A0 से A7। ये आपका क्या हो गया 3x8 डिकोडर। इसमें जो आपकी इनपुट आएगा 4, 5, 6 वो कहां से आएंगे? इन एड्रेस पिन से। और A7 का क्या यूज होगा यहाँ पे एनेबल करने के लिए? IO/M बार का जैसे हमने पहले भी यूज किया, वो किस पे दे देते हैं हम लोग? G7 पे। ये मतलब या आपका जो ये G1 जो क्या बोलोगे इसे, थर्ड एनेबल इनपुट है उसके लिए कर दिया। यहाँ से आपका करस्पॉन्डिंग कोई एक आउटपुट आ गया IOCS7 है। 7 का मतलब क्या है कि आपका 4, 5, 6 का वैल्यू कितना हो गया? 111। ये आपका कहाँ चला गया? EN बार का मतलब क्या है? एनेबल चिप DAC लैच 74 LS 273 जो आपका लैच है, क्योंकि आपका डिजिटल इनपुट दे रहे हो तो डिजिटल अभी ना